प्रश्न 1। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठा। प्रवास पर रहने के कारण वो शिशु को पहली बार देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशा और उदासी दूर हो जाती है। प्रश्न 2। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, निश्चल, भोली और स्वार्थरहित होती है। इस मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थपरता तथा बनावटीपन होता है। वो तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है। इसमें कुटिलता देखी जा सकती है, जबकि बच्चे की मुस्कान में सरलता दिखाई देती है। किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि को लगता है कि कमल तालाब छोड़कर इसकी झोपड़ी में खिल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघलकर जलधारा के रूप में बह रहे हों। बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। प्रश्न 4। भाव स्पष्ट कीजिए। क। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। ख। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। उत्तर। क। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय यह है कि कवि को बच्चे का धूल धूसरित शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हों, अर्थात बच्चे का रूप सौंदर्य कमल पुष्प के समान सुंदर है। ख। कम उम्र वाले शिशु जिनके दांत निकल रहे होते हैं, उनकी मुस्कान मनोहारी होती है। ऐसे बच्चों की निश्चल मुस्कान देखकर उसका स्पर्श पाकर बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात कठोर हृदय। प्रश्न 5। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर। मुस्कान से किसी व्यक्ति की प्रसन्नता व्यक्त होती है। मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता ही है, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। इससे वातावरण बोझिल होने से बच जाता है। दूसरी ओर क्रोध हमारे मन की व्यग्रता, आक्रोश और अप्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। क्रोध की अधिकता में हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और वाचा, मनसा, कर्मणा दुर्व्यवहार करने लगते हैं। इससे वातावरण में शांति कहीं खो जाती है और वातावरण में कटुता घुल जाती है। प्रश्न 6। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। यह दंतुरित मुस्कान कविता में वर्णित शिशु के क्रियाकलापों से यह अनुमान लगता है कि उसकी उम्र 5-6 महीने होगी, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे अपरिचित को पहचानने का प्रयास करते हैं तथा उनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। प्रश्न 7। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। प्रवास से काफी दिनों बाद लौटकर आए कवि की मुलाकात जब शिशु से होती है तो वो शिशु की मुस्कान देखकर मुग्ध हो जाता है। उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर कवि की निराशा और उदासी गायब हो गई। उसे लगा कि उसकी झोंपड़ी में कमल खिल उठे हों। शिशु का स्पर्श पाते ही कवि का हृदय वात्सल्य भाव से भर उठा। इससे कवि के मन की खुशी उसके चेहरे पर छलक उठी। पहचान न पाने के कारण शिशु कवि को अपलक निहारता रहा। कवि सोचता है कि यदि उसकी माँ माध्यम न बनती तो वो यह मुस्कान देखने से वंचित रह जाता। इसी बीच जब शिशु ने तिरछी नजर से कवि को देखा तो नन्हे नन्हे दांतों वाली यह मुस्कान कवि को और भी सुंदर लगने लगी। प्रश्न 1। मृतक में भी डाल देगी जान का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। शिशु की नवोदित दांतों वाली सुंदर मुस्कान व्यक्ति के हृदय में सरसता उत्पन्न कर देती है। इससे थक हारकर निराश और निष्प्राण हो चुका व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है।
ऐसे व्यक्ति के मन में भी कोमल भावों का उदय होता है और वो शिशु को देखकर हंसने मुस्कुराने के लिए बाध्य हो जाता है। प्रश्न 2। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक बताए गए हैं? इन पर शिशु की मुस्कान का क्या असर होता है? उत्तर, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल कठोर और निष्ठुर हृदय वाले लोगों का प्रतीक है। ऐसे लोगों पर मानवीय संवेदनाओं का कोई असर नहीं होता है। ये दूसरों के दुख से अप्रभावित रहते हैं। शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर ऐसे लोग भी सहृदय बन जाते हैं और उसके मुस्कान के रूप में शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। प्रश्न 3। चिर प्रवासी मैं इत्र मैं अन्य कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, कवि नागार्जुन यायावर अर्थात घुमंतु व्यक्ति थे। वे देश विदेश के भ्रमण के क्रम में घर पर कम ही रुकते थे। उनकी यह यात्राएं कई महीनों की हुआ करती थीं। ऐसे ही प्रवास के बाद जब कवि अपने घर लौटा तो शिशु ने उसे पहली बार देखा और पहचान न सका। अपने ही घर में अपनी ऐसी स्थिति देख कवि ने कहा, चिर प्रवासी मैं इत्र मैं अन्य। प्रश्न 4। शिशु के धूल लगे शरीर को देखकर कवि को कैसा लगा? उत्तर, शिशु को धूल धूसरित शरीर कवि को मुग्ध कर गया। शिशु के ऐसे शरीर को देखकर कवि को लगा कि जैसे तालाब छोड़कर कमल उसकी झोंपड़ी में खिल गया हो और अपना रूप सौंदर्य बिखेर रहा हो। प्रश्न 5। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि शिशु की नवोदित मुस्कान अत्यंत मनोहारी होती है। इससे प्रभावित हुए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। इस मुस्कान के वशीभूत होकर पत्थर जैसा कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघलकर पानी की तरह हो जाता है। प्रश्न 6। शिशु किसे अनिमेष ताके जा रहा था और क्यों? उत्तर, शिशु अनिमेष कवि को ताके जा रहा था। इसका कारण यह था कि प्रवास में रहने के कारण कवि काफी दिनों बाद घर आया था और शिशु उसे पहली बार देखने के कारण पहचान नहीं पा रहा था। शिशु के लिए कवि अपरिचित था और उसे पहचानने का प्रयास कर रहा था। प्रश्न 7। कवि शिशु की ओर से आंखें क्यों फेर लेना चाहता है? उत्तर, कवि शिशु की ओर से इसलिए आंखें फेर लेना चाहता है क्योंकि कवि को न पहचान पाने के कारण शिशु उसे अपलक देखे जा रहा है। कवि को लगता है कि इस तरह अपलक निहारने के कारण शिशु शायद थक गया होगा। शिशु को थकान से बचाने और उसका ध्यान अपनी ओर से हटाने के कारण कवि आंखें फेर लेना चाहता है। प्रश्न 8। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने नारी को गरिमा में स्थान प्रदान किया है। इससे आप कितना सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने शिशु की मां को महत्ता देकर संपूर्ण नारी जाति को गरिमा में स्थान प्रदान किया है। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। इसका कारण यह है कि कवि यह स्वीकार करता है। प्रश्न 9। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किन्हें धन्य कहा है और क्यों? उत्तर, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने नवजात शिशु और उसकी मां दोनों को धन्य कहा है। उसने शिशु को इसलिए धन्य कहा है क्योंकि ऐसी मुस्कान के प्रभाव से कठोर हृदय और थका हारा जीवन से निराश व्यक्ति भी सहृदय और नवोत्साह से भर उठता है। उसने शिशु की मां को इसलिए धन्य कहा है क्योंकि उसी के कारण कवि को सुंदर शिशु और उसकी मुस्कान देखने का अवसर मिला। प्रश्न 10। फसल कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर से कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फसल कविता के माध्यम से हमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि फसल क्या है, किन किन तत्वों के योगदान से उसका यह अस्तित्व हमारे सामने आता है। इस कविता से यह भी ज्ञात होता है कि एक ओर प्रकृति के अनेकानेक तत्व फसल के लिए रूपांतरित होते हैं तो मानव श्रम भी इसके लिए आवश्यक है। प्रश्न 11। फसल उगाने में किसानों के योगदान को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर फसल उगाने में प्रकृति के विभिन्न तत्व हवा, पानी, मिट्टी अपना योगदान देते हैं, परंतु किसानों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। सारी परिस्थितियां फसल उगाने योग्य होने पर भी किसान के अथक श्रम के बिना फसल तैयार नहीं हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि किसानों का योगदान सर्वाधिक है। प्रश्न 12, फसल कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फसल कविता का प्रतिपाद्य है लोगों को इस उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच कृषि संस्कृति से परिचित कराना तथा फसल, जो मानव जीवन का आधार है, के योगदान में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानव श्रम को गरिमा में स्थान प्रदान करना। कवि बताना चाहता है कि फसल हजारों नदियों के पानी, तरह तरह की मिट्टी के गुणधर्म, हवा की थिरकन, सूरज की किरणों का रूपांतरण और किसानों के अथक श्रम का सुपरिणाम है।